मतलब समझ लो कि 29 दिसंबर को आपका चीफ जस्टिस अपने जजमेंट के सेक्शन 9 में लिख रहा है कि हम अरावली में जब तक ये सब स्पष्ट नहीं हो जाता, ये विशेषज्ञ रिपोर्ट नहीं दे देते, उसकी पूरी प्लान सब तक नहीं आ जाती, तब तक वो कुछ नहीं करेंगे, तब तक वो अनुच्छेद 10 में नहीं जाएंगे। लेकिन कल की जजमेंट आप कल का ऑर्डर देखिए जरा। नहीं चाहिए, हमारी नेचर ने जो हमारे लिए दीवारें बनाई है, हम उन्हीं का रक्षण संरक्षण करना चाहते हैं। अब सिर्फ आप बिटवीन द सुप्रीम कोर्ट, बिटवीन द ब्यूरोक्रेट्स, बिटवीन सम कमिटी दैट यू आर फॉर्मिंग इज डिसाइडिंग कि एक पूरे माउंटेन इकोसिस्टम का क्या फेट होना चाहिए। ये जो टेक्नो लीगल अप्रोच जो है हमारे नेचुरल इकोसिस्टम्स को बचाने की, हमारे नेचुरल इकोसिस्टम्स उससे नहीं बच सकते हैं। वी नीड अ बॉटम ग्राउंड अप्रोच। यू हैव टू लिसन टू द पीपल। India is a democratic country. We are going to celebrate our Republic Day again in a few days. We the people, by the people. Where are the people? तो हम इस यात्रा के माध्यम से we actually are, we want to invite the government, we want to invite the Supreme Court, we want to invite this so-called high-powered committee. आप जमीन पे आइए। नमस्कार, मैं नीरज और आप सभी का खबर कल्याण पर स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट में जो अरावली रेंज की जो परिभाषा दी गई थी कि 100 मीटर से ऊपर जो होगा वो अरावली के पहाड़ में गिना जाएगा, और जो 500 मीटर के दरमियान में जो होंगे उसको एक रेंज कहा जाएगा, जिसके बाद काफ़ी विवाद हुआ। काफ़ी अलग अलग मंच से लोग आए, उन्होंने कहा कि ये जो डेफिनेशन है इसके तहत अगर ये माना जाए कि अरावली रेंज है, अरावली माउंटेन्स है, उससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। अप्रोर हुआ, देश भर में आवाज़ उठी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया और उस पर रोक लगाई। अब कल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो डेफिनेशन दी गई थी उसका वापस असेसमेंट किया जाए कि वो सही है कि नहीं है। वीरेंद्र जी, आप लोग आज किस लिए इकट्ठा हुए हैं? आज अरावली संरक्षण यात्रा जो हम 24 जनवरी से गुजरात से चालू कर रहे हैं उसके लिए कृषि थी आज और पत्रकार वार्ता इस संबंध में आज इकट्ठे हुए। और अरावली का मुद्दा राजस्थान में खास करके इसका बहुत प्रभावशाली है, क्योंकि हरियाणा की अगर बात करें, हमारा पड़ोसी राज्य है, हरियाणा में लगभग खत्म हो चुकी है। दिल्ली का इतना बड़ा एरिया आता नहीं है, गुजरात का बहुत छोटा एरिया है। पूरी की पूरी जो अरावली अभी मतलब है तो वो राजस्थान में है। और राजस्थान में मुझे लगता है कि बहुत बड़े स्तर पर लोगों ने मूवमेंट लगातार चल भी रहे हैं, और इस यात्रा से लोग, मुझे लगता है हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग। तो आप लोग गुजरात से ही क्यों शुरू कर रहे हैं? इसकी कोई वजह है? वजह इसकी है कि शुरुआत इसकी जहाँ से होती है, गुजरात के जिले से, वहीं से शुरू करके इसको पूरी अरावली रेंज को दिल्ली तक। आप जहाँ से आते हैं वहाँ पे क्या परिस्थिति है? वहाँ पे क्या माइनिंग की वजह से क्या हो रहा है? अरावली का जो खतरा है वहाँ पे क्या स्थिति बनी हुई है? मैं पूर्वी राजस्थान से आता हूँ। राजस्थान का सबसे बड़ा हिस्सा है जो पूर्वी राजस्थान में है। मैं अलवर जिले से हूँ। अगर अलवर जिले की बात करें तो खनन की वजह से ऐसी स्थिति है जैसे अलवर जिले में 2 प्रमुख नदियां हैं। एक रूपारेल नदी है जो अलवर से लेकर भरतपुर तक जाती है, एक साबी नदी है जो अलवर से लेकर आपके दिल्ली तक आती है। उस नदी में आज साबी नदी में तो मुझे लगता है कम से कम 15-20 साल हो गए कि एक बूंद पानी की नहीं आई। और हमारे रूपारेल जो नदी है, अलवर जिले की लोकल नदी जो भरतपुर तक जाती है, उसमें 10 साल से एक बूंद पानी का नहीं आया। इसका जो बहुत बड़ी मेजर वजह है वो है खनन। और उसके अलावा मान लो जो आसपास जो छोटी छोटी पहाड़ियों में, गाँवों में खनन हो रहा है, वाटर लेवल इतना नीचे चला गया है कि 500-500, 600 तक के वाटर लेवल चला गया। इसका नुकसान है ग्रामीणों को। तो क्या ये सरकार को नहीं दिखता? सरकार तो मुझे ऐसा लगता है कि वो तो जैसे हम मान लो कि दिल्ली एक अलग देश हो जाए, मैं अलवर से आऊं और यहाँ पर सिर्फ इसलिए आऊं कि लूटपाट करने के लिए, या आप ये सोच लो कि जो अंग्रेज यहाँ पर आए वो लूटपाट करने के लिए, या जो मुगल दौर में जो थे वो लूटपाट करने के लिए, तो मुझे तो ये लग रहा है कि कुछ तरीके से काम कर रहे हैं कि हमें तो ऐसे लूट के लेके जाना है। ये हमारा देश नहीं है, ये हमारी मिट्टी नहीं है। लूटने के ऊपर जो है वो जोर दिया हुआ है कि जितना हो सकता है लूट के और फिर हमने चली। नाउ इससे ज्यादा हमें ये समझने की जरूरत है कि जो अलग अलग मन से जो लोग आ रहे हैं, जैसे कि नीलम आलूवालिया जी हमारे साथ जुड़ी हुई है अरावली विरासत जन अभियान से, वो ये बात कहती हैं कि सोशल और एनवायरमेंटल असेसमेंट की बहुत जरूरत है ये डिफाइन करने के लिए। नीलम जी, ये जो सोशल और एनवायरमेंटल असेसमेट की जो आप बात कर रहे हैं, आप किस तरीके से कह रहे हैं और उसे किस तरीके से डिफाइन करने की जरूरत है? एक बहुत इम्पोर्टेंट पहलू है कि जब तक आप
ऑलरेडी बहुत डिस्ट्रक्शन हो चुका है अरावली रेंज का। सोशल कॉस्ट का बहुत फ्यूज है, एनवायरमेंटल कॉस्ट बहुत फ्यूज है। तो जब तक आप उसको नहीं असेस करते, बोथ ऑफ लीगल माइनिंग, इलीगल माइनिंग, रियल एस्टेट डेवलपमेंट, जो आपके एक्वाफर्स पॉइजन हुए हैं बिकॉज ऑफ वेस्ट डंपिंग, डिफॉरेस्टेशन, तो एक क्यूमुलेटिव सोशल एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का जरूरत है। और जब तक वो नहीं होता, ठीक है, तो तब आपको, जब वो होएगा, आपको पता चलेगा कि आपके कितनी अरावली आपकी खत्म हो गई। Is that number 20%? Is it 30%? Is it 40%? Is it 50%? और उसमें जो नदियां निकलती हैं, जो ग्राउंड वाटर्स हैं, जो एक्विफर्स हैं, जो वो कितने खत्म हो गए हैं, लोगों के लाइवलीहुड्स कितने खत्म हैं, है ना, लोगों का जो हेल्थ कॉस्ट है वो क्या है। तो जब तक आप वो नहीं करते, आप और ज्यादा माइनिंग की आप बात नहीं कर सकते। सो दैट इज अ बिग डिमांड फ्रॉम द पीपल हु आर लिविंग इन द अरावलीज कि आप पहले तो आप एक असेसमेंट करिए ना, रेजिडेंट, तभी आप आगे प्रोटेक्शन कर सकते हैं। और दूसरा बात ये है कि यहाँ तो हम प्रोटेक्शन की बात ही नहीं कर रहे हैं। ये जो डेफिनेशन बनी थी, दिस वाज फॉर द पर्पस ऑफ माइनिंग, तो इसीलिए वो अपलोड भी उठाना। और अभी भी हमारे को कोई डिफरेंस नहीं नजर आ रहा है। मतलब सुप्रीम कोर्ट सिर्फ बोल रही है कि वो इसको एक कमेटी बिठाएगी। पहले भी एक कमेटी बनी थी, पहले कमेटी ने ये डेफिनेशन लेके आए, अब एक और कमेटी बन रही है एक्सपर्ट्स की जो देखेगी कि ये डेफिनेशन सही है या नहीं है। पर जो लोग अरावली की गोद में रहते हैं, जो रोज उस डिस्ट्रक्शन को महसूस कर रहे हैं, उनकी जो जिंदगी पे जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, जो हमारी नदियां सूख गई हैं, जो फॉरेस्ट खत्म हो गए हैं, जो अरावली अपने लिए बोल नहीं सकती, उसका इम्पैक्ट असेसमेंट कौन कर, उसकी बात कौन कर। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब तक आप सस्टेनेबल माइनिंग की बात कर रहे हैं, देयर इज नथिंग कॉल्ड सस्टेनेबल माइनिंग। देख रहे हैं कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो प्रो इसके गवर्नमेंट का जो बात है वो रख रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा जो है कुछ नहीं है, अरावली जो है उससे और सेव होगा। तो इस पर आप कैसे रिएक्ट करना चाहेंगे आप? I think it's been a very interesting phenomena. जब से ये 20th नवंबर का ये जो ऑर्डर आया है, तो बहुत से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने बोला भी कि ये जो 100 मीटर की डेफिनेशन है ये सही नहीं है। और एक बहुत ही ऑर्गेनिक तरीके से जो विरोध है वो हुआ, which was very very nice to see। एंड बहुत से मीडिया ने भी बोला। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बोल रहे हैं कि नहीं, इससे तो अरावली बच जाएगी। तो आई थिंक दे आर बोथ साइड्स ऑफ इट एंड आई थिंक पीपल हैव टू, द होल आइडिया जो हम ये यात्रा भी कर रहे हैं, हमारा ये ओपन इनविटेशन है सबको, चाहे वो सरकार है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, चाहे वो जो भी कमेटी है गठित कर रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, मीडिया है, कि आप आइए, जमीन पर आइए, आप अपने आंखों से देखिए कि अरावली की क्या सिचुएशन है। यू नो, डोंट गो बाय व्हाट आई एम सेइंग और व्हाट द मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट इज सेइंग और व्हाट एनीबडी एल्स इज सेइंग। आप जमीन पर आइए। So that is what I mean. The Supreme Court bench and this committee needs to come on ground and meet the people जो every day licensed mining का impact फील है। हमारे साथ अभी कैलाश मीणा जी हैं जो कि ग्रास रूट्स एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं सिकर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से। अभी उनसे बात हो रही थी तो बता रहे थे कि मैं कोई ऐसे हार्डकोर एक्टिविस्ट नहीं हूं, पर मैं जहां से रहता हूं, जैसे मैंने परिस्थितियां देखी है, उसके लिए मैं आज यहां पे आके आवाज़ उठा रहा हूं और अरावली को बचाने की मांग कर रहा हूं, उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। कैलाश जी, क्या कह रहे थे आप? मतलब 30 वर्ष पहले जैसे धीरे धीरे माइनिंग शुरू हुई, तो माइनिंग में जो दिक्कतें होने लगी तो हम उनका विरोध करते कवर कराएंगे। और पहले प्रशासनिक अधिकारियों को लिख के देना, फिर जन जागरूकता पदयात्रा, न्यायालय में जाना, तो इस तरह ये सिलसिला चलता रहा। जैसे जैसे हमारा सिलसिला बढ़ा वैसे वैसे सरकार और माफियाओं का दबल भी बढ़ा। हम पे मुकदमे करना, मेरे 1-2 साथियों की हत्या हुई, मुझ पे लगभग 2 दर्जन के लगभग वो करने, मुझ पे जान से मारने के हमले लगातार ही होते हैं। किसके तरफ से? खनन माफिया होती है। इनके ज्यादातर खनन पट्टे हैं, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट,
जो लोग गुजरात से लेकर हरियाणा तक इस माइनिंग के खिलाफ इस अरावली को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे थे, जिन्होंने सफर किया, अपने खोए, जिन्होंने अपने आजीविका खोई, जिन्होंने बीमारी या तमाम तरीके से, होना ये चाहिए था। इसके बाद एक कमेटी बनती है जो इतनी प्रतिशत अरावली खत्म हो गई, इसका क्या इम्पैक्ट है, उसकी जांच करती और ये संसाधनों को नष्ट करने के बजाय निर्माण की नई तकनीकी उन देशों से सीखते जहां पर बगैर अपने संसाधन नष्ट किए निर्माण हुआ। क्या ऐसे देश भी हैं जो बिना संसाधन इस्तेमाल किए? हाँ बिल्कुल हो रहा है। आप देखिए, आप चाइना कहाँ पहुंच गया पोल्यूशन में, आज वो पोल्यूशन से कैसे रिकवर हुआ। आप स्विट्जरलैंड इतने डेवलप कंट्री है, उन्होंने क्या अपने संसाधन नष्ट किए? जापान का भी एग्जांपल दिया जाए। आप तो वहाँ की नदियों का पानी देखिए और आप जो इस संसाधनों को नष्ट करने का उदाहरण लें तो आप दक्षिण अफ्रीका जब जोन्सबर्ग में, वहाँ की राजधानी में, पीने को पानी नहीं, सरकार ने हाथ खड़े कर दिए, हम पानी नहीं उतर। तो ये जो रास्ता आपका जा रहा, इसका नेक्स्ट स्टेप है। तो आप कह रहे हैं कि सरकार ये पूर्ण रूप से अरावली में प्रतिबंध करना चाहिए, निर्माण के वैकल्पिक तरीके खोजने चाहिए, विकास के वैकल्पिक तरीके खोजने चाहिए, और जिन लोगों ने इनमें सफर किया उनकी एक जांच होनी चाहिए, कमेटी बननी चाहिए कि इस तमाम प्रक्रियाओं से कितने लोगों ने अपना जीवन आजीविका ये प्रक्रिया उनके पुनर्वास की रिहेबिलिटेशन की आप बात कर रहे हैं कि सरकार करे। आप एक और चीज का जिक्र कर रहे थे कि आप सीकर से ही आते हैं, तो वहाँ पे आपने देखा हुआ है कि बदलाव कितना हुआ है। मैं ये आपसे समझना चाहता हूँ कि इतने सालों में जिस तरीके से अरावली को डैमेज किया गया खनन के द्वारा या सरकार के द्वारा, तो आपने कल्चरल जो होता है वहाँ का कल्चर जो होता है, वहाँ पे संस्कृति जो होती है, वो किस तरीके से बदलती नजर आई आपके सामने? देखिए, जैसे जैसे खनन के लिए बाहरी कंपनियां, बाहर के लोग गए और वहाँ के संसाधन नष्ट हुए, जो युवा वहाँ का या तो वहाँ पे खेती पशुपालन या उस काम में लगता था या सरकारी सेवाओं में लगता था या अपना छोटा मोटा व्यापार था, वो लालच में आके खनन कारोबारियों ने उनको युवाओं का अपराधीकरण, तो बहुत बड़ी चिंता कि खनन करने के लिए बल चाहिए, मैन पावर चाहिए, किसी के खेत के पास कर रहे हैं, वो विरोध कर रहा है तो उनको दबाने के लिए तो अपराधीकरण। मतलब वहाँ के लोगों को ही जेल में डाला गया। हमारे इस देश के स्वतंत्रता संग्राम में पंडित तारकेश्वर शर्मा बहुत बड़ा नाम है। उनके परिवार में 6 लोग जेल में गए थे। उनके पौत्र मेरे साथ में थे। उनकी 2013 में हत्या हुई। आज तक एक कारगिल में जयराम सिंह थे, जिसको टोलोलिंग हिल पे कब्जा करने के लिए वीर चक्र दिया गया था। उसके शरीर में 3 गोलियां लगी थी। वहाँ में माइनिंग से दिक्कतें हो रही थी, वो लोगों के साथ खड़ा हुआ, उनको अपराधी कराया उसको। आपका चरित्र दोहरा है। आप एक तरफ वीर कहते हो, एक तरफ अपराधी कहते हो। एक तरफ आप उस परिवार की पूजा करते हो, उसकी मूर्तियां लगाते हो कि फ्रीडम मूवमेंट में। तो इस फ्रीडम मूवमेंट में तमाम तरह के जो हमारे इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन हुए थे, उनमें लोगों ने एक सपना देखा और इस सपने में ये था कि जीवन का अधिकार दिया। तो किसी के व्यापार के लिए क्या आपने वो जीने का अधिकार मिल रहा? मैं भिवानी से हूँ। भिवानी और सबकी दादरी पहले की जिला था और इसने लगभग अरावली का हिस्सा डिस्ट्रॉय कर दिया जा चुका है। इसकी वजह से अनेक समस्याएं हमें हैं। आप हमारे खानक गांव में अगर आप कभी विजिट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि खानक गांव में आधे से ज्यादा गांव बीमार है। सिलिकोसिस है, दमा है, टीबी है, अनेक बीमारियां मारे जा रहे हैं। उसकी कोई किसी की जवाबदेही तय नहीं है, किसी की कोई जिम्मेवारी नहीं है। दूसरा, माइनिंग के दौरान भी लोग मर गए। तीसरा, इन गाँव में ये इतना कनेक्ट पास में है माइनिंग एरिया के कि जब कोई नया घर बनाता है अपने पूरे जीवन की मेहनत की कमाई लगा के, और 2 दिन बाद कोई ब्लास्ट होता है माइनिंग का और वो सारा का सारा दरारें उसमें आ जाए। ऐसे घरों में लोग नए घरों में लाखों रुपए खर्च करके घर बनाते हैं, वो अगले दिन ही खराब हो जाते हैं। तीसरा, हमारी जो क्योंकि हम लोग खेती पे आधारित हैं और हमारी खेती जो है वो इससे सीधे तौर पे डिस्टर्ब हो रही है, उसका प्रोडक्शन कम हो गया है क्योंकि धूल भरी आंधी आती है, जहाँ से पहाड़ गायब हो गया, वहाँ पर आंधी आती होती है और वहाँ पर छोटे छोटे कण जो होते हैं रेत के, ये
फसलों को नहीं होने देते और एक लेयर जम जाती है ब्लास्टिंग के दौरान फसलों के ऊपर और उसका प्रोडक्शन जो है आधे से भी ज्यादा कम हो जाता है, तो लोग खेती को मिल जाते हैं। जैसे मैं देख रहा हूँ कि वहाँ के जो लोग हैं उनको अस्थमा, सीओपीडी, ट्यूबरक्लोसिस जैसे बीमारियां हो रही है, सिलिकोसिस जैसी बीमारियां हो रही है। तो आपका घर भी वहीं आसपास है? मेरा तो शाम क्षेत्र में ही है, तो शाम क्षेत्र में ही खाने को डाडम में माइनिंग हो। तो आपने कितने साल से ये देखा है? आप कितने साल से, आपका जन्म वहीं पे हुआ, आप वहीं पे रहते हैं? हाँ, मेरा गांव में ही जन्म हुआ और मैं ज्यादातर समय वहीं पे रहा जी। लेकिन अभी जब मूवमेंट, जब हमने अरावली की नई परिभाषा, इसके बाद जब मैं उस एरिया में ज्यादा गया, उसके बाद क्योंकि मेरी किडनी डैमेज है, तो उसके बाद जब मैंने टेस्ट करवाए तो और ज्यादा ही समस्या मुझे आई, क्योंकि वो पानी जो है हरियाणा का पानी पीने लायक नहीं बचा है, वो जहर बन चुका है, क्योंकि आर्सेनिक क्लोराइड, फ्लोराइड, नाइट्रेट इसमें इतना ज्यादा पाया गया है कि सैंपल लिए तो ज्यादातर फेल हो गए और डिपार्टमेंट ने नहीं माना कि ये पानी पीने लायक नहीं। वो पानी हम हरियाणा के लोग पी रहे हैं, जहर पी नहीं है। अगले 5 सालों में आप कभी जब जाएंगे तो आप खुद ही इसको कवर करेंगे कि हरियाणा में कैंसर इतना ज्यादा 10-20 गुना ज्यादा बढ़ जाए। दूसरा, हमारे ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां मिलती थी देश में, किलोएड, ये सब खराब ये अब मिलती नहीं है, तो अब तो हमें पैरासिटामोल ही खानी पड़ती है। तो मेडिकल इंडस्ट्री के ऊपर भी निर्भर हो रहे हैं बहुत ज्यादा। हम लोग तो प्रकृति को पूजने वाले लोग थे और अब इन माफियाओं को पूजना पड़ता है बस। मैंने पिछले 50 सालों में अरावली को हरा भरा बनाने के लिए 23 मरी हुई सूखी नदियों को जिंदा किया। अच्छा। और 10,800 स्क्वायर किलोमीटर जमीन जो नंगी थी, वीरान थी, जहाँ के लोग गीत गाया करते थे, बादल तो आते हैं हर साल मेरे गांव में, पर बरसते नहीं है वो, रूठ कर चले जाते हैं कहाँ हम नहीं जानते। जिस दिन से बादलों ने रूठना शुरू किया, मेरा बेटा और बहू भी रूठ कर दिल्ली चले गए। अब न मेरे कुएं में पानी है, न मेरे खेत में हरियाली है, तो मेरे जीवन में खुशहाली कहाँ? उन्हीं लोगों के गीत बदल गए पिछले 50 सालों के अरावली के पुनर्जीवन के काम के कारण। क्या गीत गाते हैं? अब बादल आते हैं मेरे गांव में, रूठते नहीं हैं वो, बरसते हैं मेरे खेतों पर, पानी आ गया है मेरे कुएं में। जिस दिन पानी आया मेरे कुएं में, मेरा बेटा और बहू भी लौट आए हैं दिल्ली से घर। अब करते हैं वो खेती, खेतों में है हरियाली, कुएं में है पानी, और मेरे जीवन में आ गई है खुशहाली। तो यदि अरावली नंगी होगी और अरावली के खंड खंड हो जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे, तो लोगों के भी खंड खंड हो जाएंगे, लोग भी उजड़ जाएंगे, उखड़ जाएंगे। यदि लोगों को बचा के रखना है अपनी जगह, तो अरावली को बचाना जरूरी है। और अरावली माइनिंग से बर्बाद हो रही है, माइनिंग भी अरावली को नष्ट करेगी। वो सस्टेनेबल के नाम पे करें या जिस नाम पे करें, अरावली को माइनिंग नहीं चाहिए, अरावली को बनावटी दीवार भी नहीं चाहिए, अरावली को अपनी प्राकृतिक दीवारें चाहिए, अपनी हरियाली। ये राजेंद्र जी, जब हम बात करते हैं सरकार की, नियम कानून की, तो सुप्रीम कोर्ट तक बात तब पहुंचती है जब सरकार जो है वो असफल रहती है, या फिर आपके और उनके बीच में एक वार्तालाप होता है जिससे आप एक लेवल पे नहीं आ पाते। तो सरकार को क्या बात समझ नहीं आ रही जो आपको समझ आ रही है और जो आप कहना चाह रहे हैं? देखो, सरकार में जो नेता लोग हैं ना, वो हमसे ज्यादा समझदार है। अच्छा। और ज्यादा चालाक है, उनको सब समझ में आता है, पर उनको अपनी जेब गर्म करने का लालच नहीं छूटता। इसलिए वो जो खनन करना चाहते हैं उनको संरक्षण देते हैं, इसलिए खनन चल रहा है, कानून से बंद होने के बाद भी चल रहा है। तो ये जो उनका लालचीपन है नेताओं का, उसके कारण अरावली नष्ट हो रही है, अरावली में गैप बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नेताओं को समझ में नहीं आता, पर नेताओं को एक बात समझ में आती है क्या, कि जिस दिन लोग खड़े हो जाएंगे, उनका वोट कट जाएगा और वो जो अभी संसद में बैठता है वो धरती पे बैठने लगेगा। तो हम कोशिश करेंगे कि लोग दोबारा से इस सच्चाई को समझें। और जिस लोग की जागरूकता की बात कर रहे हैं आप, तो जैसे हम देखते हैं कि 700 किलोमीटर में राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली अब ले लें, तो अब यहाँ पे मेजर ऑफ द स्टेट्स में कहें तो पूरे में बीजेपी की सरकार है, ठीक है। अब तो क्या लोग नहीं समझ पाए इस चीज को, या लोग समझना ही नहीं चाहते? लोग समझ नहीं पाए, लोग समझ पाते तो ऐसा धोखा ना खाते। समझ में आया? लोग समझ नहीं पाए, समझेंगे लोग। अब लोगों को समझ में आ रहा है कि ये सरकार व्यापारियों की है, और जब व्यापारियों की सरकार होती है तो जनता भिखारी होती है।
जब करे राजा व्यापार तब प्रजा हो बेकार। तो अभी वो हाल है। अभी लोगों को समझ में आ गया है कि हमारा जो राजा है वो व्यापारी है और वो हमें भिखारी बना रहा है। भिखारी बनाने में अच्छा होगा। ये आप, जब मैं आपकी बात सुन रहा था अंदर, तो आप कह रहे थे हिम्मत नगर की बात कर रहे थे आप, तो उस समय से जुड़े हुए हैं, तो उस समय का आंदोलन और या फिर यात्रा कही जाए या लड़ाई कही जाए, देखो तब में कितना फर्क है? तब तो उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे वो बहुत ही समझदार, उनकी आंखों में पानी था, उनके दिल में पानी था, उनके दिल में हरियाली थी। जस्टिस वेंकट चलैया साहब ने जब ये हमारा केस सुना था तब पूरी अरावली को रक्षित संरक्षित करने के उन्होंने सारे इंतजाम कर दिए थे। कोई स्पष्टता अपने जजमेंट में छोड़ी नहीं और उसके कारण अरावली की खदानें बंद हुई थी। अरावली खदानें बंद हुई और एक तरह से अरावली के लोगों को विश्वास हुआ। अभी वो स्थिति हमारे कोर्ट की नहीं है। अभी हमारे कोर्ट पता नहीं कैसे काम कर रहे हैं, मालूम है? आपको नहीं मालूम? मालूम तो है पर क्या बताएं? नहीं, आप बात नहीं करना चाहते या बताना नहीं चाहते? नहीं, हम बात भी करना चाहते हैं पर हमने सोचा कि क्यों फालतू बात बताना। अच्छा, तुम्हें भी पता है, जो मुझे पता है वो तुम्हें भी पता है। तो राजेंद्र जी, एक नोट पे हम खत्म करेंगे, क्योंकि आपको मैंने अभी सुना 2-4 पंक्तियां गाते हुए। तो इस बार का जो आंदोलन है, या आंदोलन भी क्या, मैंने नीलम जी से बोला कि ये आंदोलन दोनों के आंदोलन नहीं है, ये सिर्फ एक प्रयास है। हम चल रहे हैं साथ में, लोगों को जागरूक करें। तो जागरूकता के लिए जो यात्रा निकाल रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या गीत देना चाहते हैं? देखो, एक बात समझ लो, हम ये जानते हैं कि अरावली पहाड़ बचाने के लिए हमारे जो युवा लोग हैं वो आगे आएंगे और ये एक तरह से जो प्रयास है, भाई प्रयास से ही तो आंदोलन बनता है। पहले प्रयास होता है, फिर परिवर्तन होता है, फिर परिवर्तन से आंदोलन बनता है, फिर आंदोलन से सत्य की जीत होती है। और सत्य ये है कि अरावली को बचाना है, हरा भरा बनाना है। यदि अरावली हरी भरी नहीं रहेगी तो हमारा जीवन संभव नहीं है। इसी तक एक पंक्ति आप उस पे दे दीजिए जरा, आंदोलन का जो नया आंदोलन निकलेगा, वो नया मूवमेंट, पदयात्रा निकालेंगे हम, यात्रा हम अरावली के लोग अरावली को हरा भरा बनाएंगे, पानीदार बनाएंगे। अरावली के लोग खड़े होकर सरकारों को और समाज को समझाएंगे कि अरावली बचेगी तो हम बचेंगे। छोटा सा जवाब लूंगा कि आरंट यू स्कैर्ड ऑफ डूइंग द मूवमेंट, यात्रा स्टेट से? जिस तरीके से हम देश में देख रहे हैं कि जिस तरीके से दबाव बनाया जाता है अगर आप आंदोलन कर रहे हैं, तो हम अभी आंदोलन की तो बात ही नहीं हो रही है। दिस इज ये तो एक पीसफुल यात्रा निकल रही है। हम सिर्फ लोगों के साथ इंगेज कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम होनी चाहिए। एंड आई थिंक वी आर गोइंग, हमारे लिए ये यात्रा बहुत सीक्रेट है। हम अरावलीज के लिए, उसके संरक्षण के लिए बहुत सालों से काम कर रहे हैं। हमारी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, अंडर आर्टिकल 51A(G) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि हम अपने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, उसके संरक्षण के लिए काम करें, उसको बेहतर बनाएं। तो हम तो सिर्फ वही कर रहे हैं। अगर वो गलत है तो हम क्या कह सकते हैं। तो ये अरावली संरक्षण यात्रा जो है वो कहाँ से गुजरेगी, मैं आपको उसका शेड्यूल बता दूं। 24, 25 और 26 से गुजरात के जो अरावली रेंज है वहाँ से ये गुजरेगी। उसके बाद ये राजस्थान के सीकर में एंटर करेगी 27 तारीख को, जहाँ पे 27 ज़िले हैं वो कवर करेंगी। और उसके बाद हरियाणा और फिर दिल्ली वापस आएगी। तो वो ज़रा आप दर्ज कर लीजिएगा। बाकी इस पर हमारी नज़र रहेगी और हम आपको अपडेट करते रहेंगे।